पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आर्य भाई। ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे दावत देते हैं और मैं आपके लिए कभी भी बिजी नहीं हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे एक दोस्त हैं अर्नब गोस्वामी, उनके साथ थोड़ा आपने देखा कि जो भी कुछ हो रहा है उस वजह से कुछ कुछ पब्लिक में जाना पड़ता है। कल भी मैं जीडी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित वगैरह वहां गए, काफी देर उनके बारे में बोला। और तो अपनी जिम्मेदारी भी एक होती है आपकी, वो भी करनी होती है। उतने ही मामलात हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। मैं अजीज दोस्तों को ये बता दूं कि आपके सवालात में अगले पोर्शन में लूंगा। पहले मेरे जहन में जो इतने सारे सवालात जमा हैं मैं वो पुष्पेंद्र जी से पूछूंगा। पुष्पेंद्र जी, मेरा मेन टॉपिक तो ऑफ कोर्स सनातन धर्म है और उसके हवाले से एक अवेयरनेस हम जो जलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको पता है कि ये सनातन धर्म हिंदुओं को भी नहीं पता कि क्या है। तो हमें जो ये ब्यूटीफुल थ्योरी ऑफ लाइफ है उसको समझना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास दो मुद्दे हैं मेरे पास जो आपसे हम जानना चाहेंगे। पहला मुद्दा तो जैसे कि आपने जिक्र किया गोस्वामी का, तो अर्नब जी का एक एग्रेसिव स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है। उस पर बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, उसको नापसंद भी करते हैं। लेकिन जो ये हो रहा है उनके साथ, और मैं अर्नब जी का एक फैन, और मैंने उनके, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच बोलने वाला थोड़ा तल्ख हो जाता है, थोड़ा कड़वा बोलता है, तो सच हमेशा कड़वा होता है। तो अर्नब जी के साथ जो हो रहा है ये क्या है और क्यों इतना ब्लेटेंट यूज ऑफ पावर किया जा रहा है? देखिए आरिफ भाई, इसमें दो चीजें बिल्कुल वाजे हैं कि आप एक किसी भी सोसाइटी में एक स्टेटस इसको बना होता है हर चीज का। भाई जैसे हमारे मुल्क में एक स्टेटस को बना हुआ है सेकुलरिज्म का। हमारे मुल्क में जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अलग किस्म का स्टेटस को बना हुआ है। अब सवाल यह है कि जब आप उस बने हुई जो चीजें चली आ रही हैं, अगर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कोई नए तरीके से अपनी बात का अंदाज रखते हैं, तो बहुत सारे जो बने हुए मापदंड होते हैं, जो पहले से बने हुए सिस्टम होते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो नए सांचे के साथ अपने आप को ढालना नहीं चाहते। और नया सांचे वाला पुरानों को तोड़ता है, तब एक नए क्रिएशन करता है। अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान की सहाफत में एक वो चेहरा है जिसने बहुत सारी बातें जो हमारे मुल्क में जिसको कहने से परहेज किया जाता था, या उनकी तरफ बहुत निशान गोई भी बड़ी चलते फिरते बहुत हल्के से होती थी। और लोग ये समझते थे कि जिन चीजों को हम अवॉइड करते रहे किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजूहात से, वो ज्यादा ज्यादा इस देश को खा रही हैं, ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंच रही हैं। लिहाजा अर्नब गोस्वामी ने उन इश्यूज को उठाना शुरू किया। और जब आप ऐसी चीजें उठाते हैं और बहुत सारे सब आपके खिलाफ होते हैं लोग, क्योंकि एक नई 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 बात आप कहते हैं, नए अंदाज में कहते हैं, तो उनका आपस में गिरोह हो जाता है। तो आप भारत का इस वक्त जो माहौल है, आप देखें कि भारत की पॉलिटिक्स में भी एक स्टेटस इसको जो बना हुआ था, उसको एक नई सोच ने, नए अंदाज में नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। उसी तरीके से भारत की सहाफत में जब अर्नब गोस्वामी आए और जब वो इस पोजीशन में आए कि वो मालिक की हैसियत में हो, वो टॉपिक को तय करें, वो उस टॉपिक को बयान करने का अंदाज तय करें, उनके ऊपर मालिकों का दबाव ना हो, उनके ऊपर एडवर्टाइजर का दबाव ना हो, तो उन्होंने उन बातों को ज्यादा सख्त लहजे में, पुरजोर तरीके से, चिल्ला चिल्ला के कहा। क्योंकि बहुत धीरे आवाज में बात करने से चीजें शायद उतनी बेहतर नहीं होती। इस देश में एक लंबे वक्त से सेकुलरिज्म की बारे में बात होती है, सारे मजहब, सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिपाता हमें आपस में बैर रखना। देखिए माइनॉरिटी है, मुसलमान है, दंगे में मुसलमान का अगर कहीं कोई रोल ज्यादा एक्टिव होगा तो उसको नहीं कहना है। और कहीं कोई मंदिर जलेगा तो कहेंगे कि एक धर्म स्थल को जला दिया गया। और अगर कहीं कोई मस्जिद जल गई या मस्जिद के अलावा कोई कब्रों पे कुछ हो गया तो उसको इस्पात कर दिया जाएगा। इंतहा तो यहां हो गई कि इस देश में सबसे बड़ा अखबार का जो ग्रुप है, जहां अर्नब गोस्वामी पहले नौकरी करा करते थे, उन लोगों को लगता है कि एक नैरेटिव बिकता है। लिहाजा एक 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 आप कहिए पूजा स्थल, जब आप पूजा स्थल कहते हैं तो एक मोरलेस लोग ये मानते हैं कि ये हिंदुओं की जगह है। अब किसी एक मस्जिद के अंदर किसी मौलवी साहब ने कोई गुनाह किया या कोई उसमें ऐसा काम किया जो शायद उन्हें वहां नहीं करना चाहिए था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पेज पे खबर छपी कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर एक पुजारी को पकड़ा गया।
और हम उस पुजारी का एक कैरिकेचर भी बना दिया। जब अंदर खबर में गए तो पता चला ये कोई मौलवी साहब है, कोई मुसलमान है जिसने मस्जिद में किसी बच्चे के साथ गड़बड़ की है। तो आपने खबर के ऊपर एक साधु बनाया और खबर ये लिखी। तो अब ये मतलब एक आम आदमी को लगता है कि भाई ये क्या तरीका है। अगर आप क्राइम की बात करें तो क्राइम कोई करे, आप नाम लिखें, उसका उसका मजहब भी बताएं। तो ये लगातार चला आ रहा था। जबकि हम सहाफत में जब आए थे तब ये कहा जाता था कि भाई हिंदू और मुसलमान टर्म को इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि उससे लोगों में और झगड़ा ना फैले। लेकिन जब आप ये कहने ही लगे तो फिर दोनों तरफ की बात कहिए। तो इस किस्म की नैरेटिव बने और उसमें अर्नब गोस्वामी आए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र क्या है, इस्लाम क्या है, ये आतंकवाद का मजहब क्या है, ये कौन से मजहब के लोग हैं जो आतंकवाद करते हैं, और अगर मजहब के लोग आतंकवाद करते हैं तो फिर मजहब के लोग ये क्यों कहते हैं कि ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितना भी मजहब की बातें लोग कह रहे हैं, जो भी इस्लामिक आतंकवाद की बात हो रही है, लोग उसमें कुरान शरीफ का जिक्र जो है कोई हिंदू या पंडित या ब्राह्मण नहीं कर रहा है, खुद मुसलमान करते हैं, बड़े बड़े आलिम करते हैं। और अगर वो करते हैं तो जो जिसको कहा जाता है कि ये कुछ लोग हैं और मेजोरिटी नहीं है, तो वो मेजोरिटी जो है इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा हो, इतना हीनियस क्राइम हो रहा हो कि आप एक किताब को, एक मजहब को और बदनाम कर रहे हैं, तो फिर वो मेजोरिटी के लोगों को उनके खिलाफ एक उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मुखालफत करनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि वो तमाम सारे लोग जो हैं टेलीविजन पे आएंगे, अखबारों में आएंगे, इधर उधर जाएंगे, वो उस बातचीत में उन लोगों की मजम्मत नहीं करते हैं, बल्कि लगता है कि बहुत साइलेंट होकर के, बहुत खामोशी से उन बातों को सपोर्ट करते हैं वो। लेकिन क्योंकि उनको एक सोसाइटी ऐसी है जहां जहां उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो उनको बीच बीच में नहीं, ये कुछ लोग हैं, खराब लोग हैं, ये इस्लाम के बारे में नहीं जानते और ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज कन्फ्रंट्रेशन का जो मैं समझता हूं लेवल ये आ गया कि आज लोग कुरान शरीफ को कोट करने लगे। तो ये जितने मौलवी आते हैं, ये अपने अंदर की कमियों को उनको न मानते हैं, न और उनको जस्टिफाई करते हैं। तो इस किस्म के नैरेटिव को जब इसने तोड़ना शुरू किया अर्नब ने, तो जो एक बना हुआ सिस्टम चल रहा था कि भाई रमजान आएंगे तो हर हर पॉलिटिकल पार्टी का हर वो नेता जो है गोल टोपी लगाएगा और हरे रंग का कपड़ा गले में डालेगा और इफ्तार की पार्टी देगा। तो ये समझ नहीं आया कि इफ्तार की पार्टी राष्ट्रपति भवन में भी होगी, प्रधानमंत्री निवास में भी होगी और हर गवर्नर भी देगा। लेकिन क्या इस देश में किसी हिंदू फेस्टिवल को अगर आप ले लें, तो क्या राष्ट्रपति भवन में उसका 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 कोई समारोह होता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें बुलाए? तो धीरे 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 जब से ये कम्युनिकेशन का दौर बढ़ा और ये तमाम डिजिटल मीडिया बढ़ा जिसके माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक लॉजिक और रीजन और गुस्सा आया कि भाई ये ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और अगर ये ऐसे हैं तो फिर हमें हमारे साथ क्यों। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि लोग काउंटर करने लगे। उस काउंटर की परसेंटेज इस देश में जो छुपी हुई थी, दबी हुई थी, वो बाहर निकली और उसको बाहर निकालने में अर्नब गोस्वामी का एक बड़ा हाथ है। अब दिल्ली के दंगे की बात होगी तो दिल्ली के दंगों में अगर कोई आईबी का अफसर, इंटेलिजेंस का अफसर मारा गया है, तो किसने मारा है उसका नाम मत बताओ। दिल्ली के दंगों में मस्जिद का इस्तेमाल किया गया, उसका नाम मत बताओ। ये खलीफट के नारे लगे, उसका नाम मत बताओ। मारने वाले का नाम मत बताओ, इंप्लीमेंट करने का। तो ये जो एक तरफा चीजें हुई, उससे लोगों में गुस्सा है और अर्नब गोस्वामी को लगा कि लोगों को बुरा लगे तो लग जाए। अब उसने एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप की हिंदुस्तान के अंदर और उन्हीं मुद्दों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ बोलने लगे। और वो एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का आदमी था। अक्सर हिंदी चैनल बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं तो उसको सोसाइटी कहती है, अरे भाई हिंदी में तो ऐसे ही काम होता है, ये एक एटीट्यूड था। लेकिन एक इंग्लिश बैकग्राउंड का आदमी जो हिंदी बेल्ट का नहीं था, आसाम का रहने वाला था, उसने जब जोर जोर से बोलना शुरू किया तो लोगों को लगा कि भाई अब तो धीरे धीरे देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो उनके बिजनेस को नुकसान होने लगा और पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एक्सपोज होने लगी। और इस दौर में, मोदी के दौर में, आप जो भी दिल चाहे कहिए, तो उसके खिलाफ एक माहौल लगातार बन रहा था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार में जो भी कुछ हुआ आपको पता है वहां क्या क्या हो रहा है। अब उसको एक्सपोज करना उसने जब शुरू किया, उन चीजों को देखना शुरू किया, शशि थरूर की बीवी का मर्डर कैसे हो गया, साइलेंटली हो गया, इस देश में कोई गुस्सा नहीं आया, शशि थरूर फिर भी सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, उन पे मुकदमा नहीं, दुनिया के तमाम प्रूफ मिलने के बावजूद भी। तो एक एक तरीके से ये नोशन बन गया है कि जो ऊपर के लोग हैं वो कितना भी हीनियस क्राइम करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू से। और यही इन्हीं हालातों में किसी मिडिल क्लास के घर में कोई ऐसी मौत हो जाती तो आज पूरे देश के अंदर उसमें सवाल खड़े होते। तो उस बने हुए नैरेटिव को जो अपर क्लास थी, जो एस्टेब्लिश क्लास थी
और जो बने हुए स्टेब्लिश नारे थे, जो स्लोगन थे, जो नैरेटिव थे, उनको तोड़ना शुरू किया। तो वो एक माहौल बन रहा था और उस माहौल के तहत उन ताकतों के खिलाफ एक तरीके से जनमत कह दें या अवाम की जो राय थी वो बदलने लगी थी। तो अर्नब गोस्वामी भारतीय मीडिया में एक सिंबल बना इस बात का कि अर्नब गोस्वामी, अगर कोई ऐसी बात होगी कि किसी हिंदू लीडर ने या किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा है, अर्नब गोस्वामी वही हैं जिन्होंने अखलाक के मामले को बहुत बड़ी ताकत के साथ उठाया, पूरी ताकत के साथ उठाया, देश ने सबने देखा। तो किसी हिंदू ने उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। ये जरूर कहा कि जब आप अखलाक का मामला दिखाएं तो इस देश में 2014 से 2099 तक जो 150 हिंदू मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारे हैं उसकी बात होनी चाहिए। तो फिर कश्मीर में जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसकी बात भी होनी चाहिए, फिर सिखों की मॉब लिंचिंग हुई थी उसकी। तो ये जो काउंटर बनने लगा उसको अर्नब ने जगह दी अपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और उस वजह से आज महाराष्ट्र के अंदर जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वहां क्या हो रहा है आप सबको पता है। तो वो चाहे महेश भट्ट हो, चाहे मुकेश भट्ट हो, चाहे वो खान ब्रादरान हो, वो तमाम सारे लोगों को क्यों प्रॉब्लम है उनको? इफ दे आर राइट, दे आर फाइन, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? वो करें अपना काम। कोई ये तो नहीं कह रहा कि शाहरुख खान को इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है, कोई नहीं कह रहा इस बात को। लेकिन भाई, मैसेंजर ऑफ गॉड ईरान में चलती है, उसको अवार्ड मिलता है। भारत में आ जाती है तो तमाम सारे लोगों की संवेदनाएं, सेंसिटिविटी इतनी जबरदस्त हो जाती है। तो भाई, पीके फिल्म में भारत के हिंदुओं की मेजोरिटी का एक भगवान है शिव, उसको आप टॉयलेट में दौड़ा रहे हैं। एमएफ हुसैन साहब नंगी तस्वीरें बना। तो ये काउंटर उस वक्त होता है जब आप एक नैरेटिव के खिलाफ नहीं बोलते और दूसरे नैरेटिव को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और दुनिया में, आरिफ भाई, मैं ये मानता हूं कि कोई भी दुनिया में कहीं कोई मेजोरिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करके लगातार हर्ट करे और वो अगर मेजोरिटी रिएक्ट नहीं कर रही है तो आप उसको उसकी कमजोरी समझने लगे। आप समझने लगे कि तो कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, तो कुछ भी करो। तो आप इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी इस देश में किसी हिंदू ने प्रॉफिट मोहम्मद का नाम, कोई ऐसा नहीं कहता है कि उनके बारे में किसी ने अल्फाज गलत बोले हों। बेबी फातिमा कौन थी, आयशा कौन थी, नहीं बोलते। लेकिन ये जो गुस्सा है ये उस काउंटर में बोला जाता है। जब असदुद्दीन का भाई कहने लगता है कि भगवान राम की मां कहां कहां जाती थी, इसके कितने बच्चे, तो लोगों को एक एक गुस्सा आता है। उस गुस्से में होता है ना कि आप जब किसी को गाली देते हैं तो आप पलट के ऐसी गाली देते हैं जिससे दूसरे को भी उतने ही पिंच लगे। अब उनके पास जो इतनी समझ है वो दे देते हैं। तो कोई मोहम्मद साहब के बारे में बोल देता है, कोई आयशा के बारे में बोल देता है। तो आप आप ये ऐसा ऐसा कहीं मुमकिन नहीं है कि आप माइनॉरिटी में भी हो, आपको सारे हुकूक भी चाहिए, आपको सब कुछ अपना प्राइवेट भी चाहिए, और संविधान या आइन को आप सेलेक्टिवली माने। आपका दिल करे तो संविधान अच्छा है, आपका दिल करे तो संविधान खराब है। तो ये पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकते। ये यू हैव टू एक्सेप्ट इन टोटलिटी। यू कांट बी चूजी इन दैट कि नहीं नहीं, यहां तक तो संविधान अच्छा है, यहां के बाद सुप्रीम कोर्ट अच्छी है, यहां सुप्रीम कोर्ट बुरी है। तो हमने पिछले 10-12 केसेस में ऐसा देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन जो है, सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेनन को जजों ने मार दिया, यानी जजों ने उसकी सुनवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट पे चार्ज लगने लगा। 3 तलाक पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो लोग पार्लियामेंट में चले गए। पार्लियामेंट में अपने भीड़ से, अपने गुस्से से, अपीसमेंट के मारे कांग्रेस ने उस पूरे मुद्दे को बदल दिया तो आपको पार्लियामेंट अच्छी लगने लगी। फिर पार्लियामेंट के अंदर सीए आया, 370 आया, 35 आया, वहां पूरी तरीके से उस मेजोरिटी में ला करके एक जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो फंक्शनिंग है भारत की पार्लियामेंट की, उसके तहत उन्हें हटाया। तो बोले नहीं, पार्लियामेंट को कोई हक नहीं है, हमसे पूछा नहीं गया। तो लोगों को अब ये लगने लगा कि यू कांट बी सेलेक्टिव लाइक दिस। नो, you have to accept parliament, you have to accept constitution of India, and you accept the judgment of the judiciary. तो ये नहीं हो सकता कि हमारे यहां तो नहीं होगा और दूसरे के यहां होगा। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में, 80 सालों में भारत के मुसलमानों को इस किस्म की हुकूमतें मिलती रही, इस किस्म का मीडिया मिलता रहा, तो उनको लगने लगा कि नहीं, यू कांट टच मी। आप हमें नहीं पूछ सकते सवाल। आप दुनिया से सवाल पूछें, इससे पूछें, उससे पूछें, हमसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप हमसे सवाल पूछेंगे, हमारे बारे में बात करेंगे तो हम फौरन कह देंगे भाई देखिए साहब, हमारे मजहब में दखल दी जा रही है, हमारे साथ तो नाइंसाफी की। तो ये जो नैरेटिव था मीडिया का, ये टूटा और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो तमाम ताकतें एकजुट हुई हैं। और क्योंकि वहां एक ऐसी सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें एनसीपी भी है और उसमें शिवसेना भी है, तो उनको पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जहां ये गठजोड़ है, जहां ये कॉम्बिनेशन है। तो उन लोगों का एजेंडा है कि उनकी जो दिल्ली की सियासत है वो कमजोर हो रही है। अब अगर सोनिया गांधी का नाम एंटिनो माइनो था तो अगर उसने कह दिया तो उसमें क्या बुरी बात है भाई?
कौन सी बुरी बात हो गई? उसने कुछ नई बात तो नहीं कही है। तो अब लोगों को इतने टची बनाया गया है कि नहीं वो इसी नैरेटिव में जाने। अरे गांधी का मतलब गांधी जी से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था। गांधी नाम आया कहां से? लेकिन आप उसको चलाए जा रहे हैं। तो आपने इन सवालों को लोगों को लगने लगा और उस पे विकिपीडिया पे जब लोग जाते हैं तो मिलता है। लिहाजा अर्नब गोस्वामी का सिर्फ इतना ही उसका बेचारे का जुर्म है कि वो इस देश में बने हुए इस्टेब्लिश जो एक तरीके का नैरेटिव था उसको तोड़ करके उसने नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। तो आज वो मीडिया के तमाम सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोगों को वजीर बनवाते थे, 50-50, 80-80 करोड़ के मकान लेते थे, बाहर विदेशों में जाते थे, वो नैरेटिव टूट करके जो कॉमन हिंदुस्तानी आज उसकी बात हो रही है, तो उस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और हम जैसे लोगों की दिक्कत ये है कि हम ये पूछते हैं कि भाई ये मुल्क आपने सेकुलर बनाया, हमने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। भाई जब ये भारत का आईन बना तब भी ये मुल्क सेकुलर था। ऐसा तो नहीं था 1950 से लेके 1976 तक इस देश में मुसलमानों को इसलिए मारा गया कि मुल्क में हमारे आईन में सेकुलरिज्म नहीं लिखा था। हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म चल रहा था, लोगों को लेकिन 76 में जब आपने इसको लीगली ऑफिशियली जब सेकुलर कर दिया तो फिर इस देश के अंदर ये अलग से माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? फिर ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया हुआ है? तो ये सवाल होने लगे कि भाई जब सब बराबर हैं और स्पेशली एक 20 से 25-30 करोड़ की आबादी हो, वो माइनॉरिटी में कैसे हो सकती है? क्या उसका बेसिस है कोई? तो ये सवाल आज इसलिए हो रहे हैं कि आज अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। आज इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लोग ये ढूंढते हैं कि आखिर इतना रिच मुल्क, ये कहा जाता है कि साहब दुनिया के सबसे एक जमाने सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया था तो इसको लूटा किसने? तो लोग ये नहीं बताते कि बाबर आया था, औरंगजेब आया था, हुमायूं आया था, ये उनके नाम नहीं बताते हैं। वो ऐसा लगता है कि सोने की चिड़िया पता नहीं कब था। तो भाई सोने की चिड़िया था तभी तो सोमनाथ लूटने आए थे आप। क्या मंदिरों की मूर्ति लेने आया था गौरी वहां पे? क्या मथुरा में मंदिरों को लूटने के मतलब क्या था? कोई ईंटें चाहिए थी, कोई मूर्ति चाहिए थी क्या उसको? क्योंकि उस जमाने में सारा पैसा लोग मंदिरों में रखा करते थे। तो सोने की चिड़िया था वो। अब हमारे इतिहासकारों ने ऐसा कर दिया है कि वो ये बताते ही नहीं कि भैया असली आदमी कौन है, क्योंकि वहां से नैरेटिव ये चलता है कि भारत के मुसलमानों को कुछ छुओ मत, उन्हें कहो मत। तो अर्नब गोस्वामी पे जो आपका सवाल है उसमें मैं यही कहूंगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट से खबर कि कल उनकी सुनवाई होगी, परसों दोबारा उनकी सुनवाई होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तब तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट है, आप जानते हैं कि कोर्ट का लोकली बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी होता है, जबकि कोई ऐसा मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। 2018 में कोई किसी ने केस किया था और उसको फिर वो क्लोजर रिपोर्ट भी लग गई, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप उस मुकदमे को दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं कोई उनको मिल नहीं रहा है कुछ, क्योंकि उसका दामन साफ है, तो उसको इतना दागदार कर दो ताकि मीडिया में उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाए। और जितने अपोनेंट हैं 240 से 45 चैनल है वो उसके खिलाफ है, क्योंकि उन सब की दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी टीआरपी नहीं है, लोग उनको देखते नहीं है, उनकी कमाई नहीं है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी इस बदले हुए माहौल में एक नए हिंदुस्तान की जो डेफिनेशन है, जिसको हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान के सियासी लीडर और जो हुकूमत में है वो सब बदलने में लगे हुए हैं। तो लोगों को दिक्कत है, ये उतनी ही दिक्कत है जैसे कांग्रेस को बीजेपी से दिक्कत है, जैसे समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, जैसे लालू को दिक्कत है। इसी तरीके से मीडिया में जो सेकुलर की दुकानें थी, जो सिर्फ झूठे सेकुलरिज्म पे बिकती थी, उन लोगों की दिक्कत है। तो उसका वो विक्टिम है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरी उनसे जाती वाफियत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा, लेकिन कुछ दिन के लिए ये जरूर चलेगा। और बिहार का रिजल्ट जो 10 तारीख को आएगा और परसों लास्ट फेज है, अगर रिजल्ट जैसा कि माना जा रहा है, अगर उस अंदाज में आ गया, तो महाराष्ट्र की सरकार 15 दिन की मेहमान नहीं रहेगी।